मैं अब वो कवर करती हूँ। श्योर मैम। सर आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। या दिखाई दे रही है स्क्रीन सर? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਐਸਸੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਮਨ ਮੈਮ ਕਾਈਂਡਲੀ वो ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ। यस यस सर मैम को होस्ट में। हाँ को होस्ट ओके। तो है सर। अब आपको मेरी स्लाइड दिख रही है स्टूडेंट्स? नो मैम टिल नाउ। बट आई हैव शेयर्ड। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ मैं आपको सेंड करूँ सर? ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ हाँ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सर मैं सेंड करती हूँ। नहीं आपको मेरी स्क्रीन पे सिर्फ नेम दिख रहा है? यस मैम। ओके। ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਮ। हाँ जी सर एक्चुअली स्क्रीन मैम स्क्रीन शेयर तुसी लैपटॉप तो कर रहे हो ना? नहीं मोबाइल से ही कर रही हूँ मैं तो। ओके। एक्चुअली मैंने हमेशा कोविड से अब तक मोबाइल से ही किया सारा काम। शेयरिंग माय स्क्रीन स्टार्ट नाउ। परमिशंस तो सारी ओके हैं सर। चलो मैं सेंड ही कर देती हूँ सर आपको। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। चलो मैं साथ साथ थोड़ा डिस्कस भी कर लेती हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आप सब लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि जो रिसर्च की टाइप्स हैं वो 3 तरह की आपने की है, राइट? सर मैंने आपको सेंड कर दिया जी। यशपाल सर, हेलो। यस मैम। मैंने रशपाल हाँ सर जी को मैम, सेंड हाँ कर जी दिया। मैं कर ओके जी जी, मैं रमन मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ। ओके सर मैं शेयर कर। हाँ श्योर। तो फिर आई थिंक मैं मेरे से बोर्ड भी शेयर नहीं होगा, वाइट बोर्ड ट्राई करूँ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰग ਕਰ ਦਿਓ ਰਮਨ। वाइट बोर्ड शो हो रहा है अब मेरा? वाइट ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। यस मैम व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है मैम। हाँ वाइट हो रहा है ना। जी जी। तो फिर इसमें चलो अब आप शो कर रहे हो? यस मैम। एक्चुअली मैम अगर मैं शो इधरों करांगी ना प्रेजेंटेशन ਤੁਹਾਡੀ वाइट बोर्ड थोड़ा हाँ वही साइमल्टेनियसली इको चलेगा ना? मैं वही स्टॉप करने की कोशिश कर रही हूँ मैम। ओके ओके। मैं एक काम करती हूँ मैम, मैं ना दोबारा ज्वाइन करती हूँ मीट। ओके मैम ओके। हाँ अब दिखाई दे रहा है आपको कुछ? क्योंकि मेरी तरफ से शेयर कुछ नहीं हो रहा अभी। नो मैम अभी नहीं शो हो रहा कुछ भी। व्हाइट बोर्ड भी नहीं है आपका ना अभी? सिर्फ नहीं आपका सिर्फ आइकन आ रहा है आपके ज्वाइनिंग का, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें।
तो फिर आप शेयर करने की कोशिश करो, मैं देखती हूँ। ओके ओके मैं प्रेजेंटेशन, हाँ जी। हाँ, तो उधर से मैं अपना कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ जी, कि जैसे टॉपिक तो चलो रिसर्च डिजाइन था, पर जैसे अभी मैंने बात की कि अगर हम बात करें कि जो रिसर्च आप ऑलरेडी 3 टाइप्स की पढ़ चुके हो। जनरल अगर हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ चुके हो, ठीक है, एक्सक्यूज मतलब हम मैम, यस यस सॉरी सॉरी मैम, इट्स अ पीडीएफ। आप पीपीटी नहीं सेंड कर सकते मुझे? पीडीएफ आ गई आपको? हाँ ये पीडीएफ है। तो मैं एक काम करती हूँ मैम, मैं मीटिंग ही लीव करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम। पहले रिसर्च डिजाइन की अगर हमने बात करनी है, तो रिसर्च डिजाइन है क्या? ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर, जिस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड के अंदर हम अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं, ताकि जो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सके और इफेक्टिवली अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सके टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इन अ टाइम फ्रेम। तो जैसे हम रिसर्च की अगर बात करें कि मेथड तो आपने खैर 3 किए इसके, कि एक हम पास्ट में डील करते हैं, प्रेजेंट में, और फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, कि मान लो कि जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, व्हाट वाज, राइट, हिस्टोरिकल रिसर्च। देन आ गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि जिसमें हम डील करते हैं व्हाट इज, जो करंट फिनोमिना है वो क्या है, क्लियर। एंड देन देयर इज कॉजल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जनरली स्पीकिंग जो रिसर्च डिजाइन है जिसके अंदर हम अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं, वो अगर 2 टाइप की है हमारे पास, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में फर्दर हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। और आज जो हमने रिसर्च डिजाइन की बात करनी है वो हम एक्सपेरिमेंटल की करेंगे। पर उससे पहले जो बहुत जरूरी है, जैसे सर ने बताया कि जो एक लेक्चर या 2 हुए उसमें अभी हमने डिटेल्ड में वेरिएबल्स की बात नहीं की। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे पहले तो ये है कि हम ग्रुपिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, और उनमें भी फिर हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे के ऊपर किस तरह से आ रहा है। तो वो वेरिएबल्स की जो टाइप अगर आपने पढ़ ली होंगी सबने, आई थिंक सबसे पहले तो आपने इंडिपेंडेंट किए होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? क्लियर आ रहा है साउंड? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? मैम यस मैम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी आई थिंक आप कर चुके हो। अगर हम मैथमेटिक्स की टर्म में बात करते हैं तो +2 तक एटलीस्ट या 10th तक सबने ही किया होगा कि y इज इक्वल टू, हम fx लिखते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब जिसमें x क्या होता है हमारा? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम इनपुट डालते हैं, दैट इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद जो रिजल्ट आता है, इफ आई से y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं x को 2 पुट कर रही हूँ और मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आएगी 4, राइट। तो जो इनपुट है वो x है, आउटपुट है 4। तो इसी तरह से जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं एक रिसर्च में, या मान लो एजुकेशन रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंटर या तो मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, to ascertain their relationship to the observed phenomena, और observed phenomena जो भी आप which you are going to study।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक है ट्रीटमेंट और दूसरा है एट्रीब्यूटिव या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। ट्रीटमेंट वेरिएबल जिनको एग्जामिनर एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है कि मान लो मैंने कोई स्टडी करनी है कि अगर 6 ग्रेड के बच्चों को मैं स्मार्ट बोर्ड से, टेक्नोलॉजी से या मोबाइल से यूज करके मैथमेटिक्स या साइंस करवाना चाहती हूँ, तो वो मेरा मेथड आ गया ट्रीटमेंट मेथड। एट्रीब्यूटिव या ऑर्गेनिज्मिक क्या होगा, जैसे एज है, सेक्स है, रेस है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दैट इज द सेकेंड टाइप एट्रीब्यूट, राइट। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, दीज आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर, डिसअपीयर और चेंज, कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटर एक बीच में इंक्लूड करता है, इंट्रोड्यूस करता है, या उस कंडीशन को रिमूव करता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हो, या चेंज करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनकी वैल्यूज को चेंज करता है। देन नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, इसमें आगे डिवाइड करूंगी इसको मैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। आई सेड माइट, कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो आउटकम है मैयर है, बट हुज इफेक्ट मे नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये जो आगे मैं टाइप्स बताऊंगी फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कंफाउंडिंग वेरिएबल जो 2 टाइप के होते हैं, अगर आपने नाम सुने हुए हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल जो ऑब्जर्व फिनोमिना को अफेक्ट करते हैं, बट they cannot be seen, measured or manipulated, or we can say which are hard if not impossible to measure, क्योंकि वो उसका कंसर्न हमारी फीलिंग से है, या मान लो कि मैं क्लास में बच्चे को पढ़ा रही हूँ, बच्चे ऑलरेडी बोर हैं, वो थके हुए हैं, या कईयों में एक्साइटमेंट है, तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव समथिंग टू डू विद इंडिविजुअल्स फीलिंग। On the other hand, extraneous variables, these are readily observed or measured, क्योंकि उनको हम easily कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों ही वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जो हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, इनको हम पोटेंशियली कंफाउंड मानते हैं इफ दे आर सिस्टमेटिकली रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि दे विल हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर मुझे स्टडी से पहले ही ये चीज नहीं पता, और जो मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल टू नो प्रायर टू द स्टडी दैट विच ऑफ दीज कंडीशंस में एग्जिस्ट, कि अगर आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, कोई मतलब अपनी ट्रीटमेंट बच्चों के ऊपर लगा रहे हो, ट्रीटमेंट इन द सेंस कि आप अपने मेथड से करवा रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एक्टिविटी करवा रहे हो, प्ले वे से करवा रहे हो, गेम प्लेइंग से करवा रहे हो, तो जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, अगर आपको बिफोर स्टडी ये नहीं पता कि विच कंडीशंस में एग्जिस्ट, सो ऑल दीज पोटेंशियल कंफाउंड्स नीड टू बी कंट्रोल। तो जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हमने करने हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हमें हेल्प करते हैं कि इन वेरिएबल्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या किस लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये इंटरवीन करते हैं मोस्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि एक कॉज है एंड सेकंड इज द इफेक्ट। जैसे अगर आप सपोज क्लासरूम लैंग्वेज है, उसमें एक एक्सपेरिमेंटर एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है कि वो साथ साथ री इन्फोर्समेंट दे रहा है कि बच्चों की जो लैंग्वेज है या बच्चों की पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो वो करवा रहा है, उसके अलावा और भी बहुत से फैक्ट्स होंगे री इन्फोर्समेंट के अलावा, ऑलरेडी वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रहे, राइट। जैसे मैंने पहले बात की एंजाइटी, थकावट की, आप लास्ट लेक्चर में आपको स्कूल में मिला कि आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, आप ये ग्रुप ले लो, आप इसके ऊपर अपनी स्टडी करो। तो फटीग है, या कई बच्चे उल्टा उनको एंजाइटी होती है, या मोटिवेट हो चुके होते हैं कि नहीं मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दीज मे बी इंटरवीनिंग वेरिएबल। It is difficult to define these in operational terms, but they cannot be ignored. हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी ट्रीटमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am.
सेकेंड जो हम अभी बात मैंने की, एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स जो अनकंट्रोल्ड हैं, दीज आर वेरिएबल्स नॉट मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। इंडिपेंडेंट को एक्सपेरिमेंटर जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, बट एक्सट्रीनियर को वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा। इवन देन दे मे हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी। अब इसके ऊपर नो डाउट ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है एक्सट्रीनियस वेरिएबल का वो स्टडी को अफेक्ट करता है। तो ये इट शुड बी नोटेड दैट जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है, राइट, आपके रिजल्ट को, टू कंफाउंड द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी, इट मे बी कोरिलेटेड स्ट्रांगली एनफ विद द बोथ ऑफ योर वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ताकि ये ना मतलब गलती ना हो जाए कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो किस चीज का है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है या एक्सट्रीनियस वेरिएबल ही उसमें इंटरफेयर करके उस रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है। वेरिएबल्स में अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे चलती हूँ। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जैसे अभी हमने रिसर्च की बात की कि जो रिसर्च डिजाइन है एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम अपनी स्टडी को कंडक्ट करते हैं। तो ये भी एक तरह का ब्लूप्रिंट ही है जिसमें हम अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, और आपके हाइपोथेसिस में ही आपकी ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो छुपे होते हैं। आपको पता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा मेरी स्टडी को अफेक्ट कर सकता है, कौन सा इंटरवीनिंग है, एक्सट्रीनियस है, ताकि मैं एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाऊं और उसके अकॉर्डिंग उनको कम से कम उसके इफेक्ट को या कम किया जा सके या न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, structured process that allows the researcher to control the variables and draw the specific conclusions। तो इसमें जो आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, उसके बेस के ऊपर आपके वेरिएबल्स, आपकी किस तरह की स्टडी में किस तरह की वेरिएबल्स की नेचर है और किस तरह का कंट्रोल आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर करना है। तो वो जो डिजाइन है वो हेल्प करेगा कि आप अपनी स्टडी को इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अकॉर्डिंग कंडक्ट करो। तो अगेन वही आ गया, एग्जामिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो टेक्नोलॉजी, टीचिंग एड, गेम्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेयर क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड थ्रू द ट्रीटमेंट। जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिससे आप पढ़ा रहे हो, कोई स्टडी आगे करवाना चाहते हो, आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो किस, या मेथड ऑफ टीचिंग जो आप यूज कर रहे हो, एंड इफेक्ट ऑफ दोज ट्रीटमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। मेनली जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, तो उसमें मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन। ये तीन मेन है। रैंडमाइजेशन आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया होगा कि जब हम सिंपल आप बात करते हो कि रैंडम सैंपलिंग से, तो उसमें देयर आर इक्वल चांसेस, ठीक है, तो प्योर चांस सिलेक्शन वहां पे होती है। तो एक्सपेरिमेंटर में भी इस तरह से ही है कि रैंडमाइजेशन, इसमें प्योर चांस है सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। दो ग्रुप आपके पास होंगे यहाँ पे, एक जिसके ऊपर आप अपनी ट्रीटमेंट दोगे, अपना मेथड ऑफ टीचिंग लगाओगे, व्हाटएवर, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं। दूसरा है कंट्रोल ग्रुप, जिसको आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, वो कंट्रोल ग्रुप या तो उसी ट्रेडिशनल वे से चल रहा है, या हम उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे और कई बार हम कंसिडर नहीं करते। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिसाइड करेंगी कि हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इन्वॉल्व है और क्या नहीं। तो जैसे पहला आ गया रैंडमाइजेशन, ठीक है, मान लो दो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, तो रैंडमाइजेशन आप जैसे लॉटरी सिस्टम सिंगल में करते हो, तो इसमें हम कॉइन टॉस करके कर सकते हैं कि हेड आया तो ये स्टूडेंट जो इस साइड में बैठा है इसको एक्सपेरिमेंट में लेना है, सेकंड है तो उसको दूसरे ग्रुप में लेना है, कंट्रोल ग्रुप में लगना है। तो अगर दो या दो से ज्यादा ग्रुप आप ले रहे हो तो आप डाइस यूज करते हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि रैंडम नंबर्स का जो टेबल होता है आप उसको यूज कर सकते हो। रैंडमाइजेशन से होता क्या है बेटा, इसमें ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें बायसनेस खत्म हो जाती है। और जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल की हमने ऊपर बात की है ना, एक्सट्रीनियस वेरिएबल का इफेक्ट मिनिमम होता है, राइट। सिस्टमेटिक
होता है, बायसनेस खत्म करता है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट मिनिमाइज करता है। जब हम रैंडमाइजेशन से अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं, कि सब्जेक्ट असाइन हुए एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप में थ्रू रैंडमाइजेशन। वो हम आगे करेंगे कि जहां रैंडमाइजेशन नहीं पॉसिबल, सेकंड चांस क्या है और दूसरा क्या है, राइट। सेकंड हमारे पास है कि अगर हम केसेस को मैच कर सकते हैं, जैसे दो ग्रुप मुझे बनाने हैं कि जहां रैंडमाइजेशन नहीं पॉसिबल मेरे लिए, मान लो सब्जेक्ट्स ही बहुत कम है, तो जो पेयर बनाने हैं आइडेंटिकल एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के, मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ले रही हूँ IQ, ठीक है, कि हाई IQ एक्सपेरिमेंटल में इतने स्टूडेंट्स गए, कंट्रोल में इतने गए, लो वाले इतने गए और सेकंड इतने गए। तो इस केस में क्या आएगा कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, सेम को कंट्रोल ग्रुप में, वाई अनदर मेथड ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ भी कई बार लिमिटेड हो जाता है कि जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को जब हम मैच करते हैं, तो कुछ इंडिविजुअल्स, ये भी हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स बीच में से निकल जाएं, कि मैचिंग्स फिर उस केस में सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, जबकि हम रैंडमली उनको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर असाइन नहीं करते। तो उस मेथड को फिर हम बोलते हैं, जब हम इनको असाइन करते हैं रैंडमली, मैच्ड रैंडमाइजेशन। क्या इसमें अब ज्यादा डिटेल में मैं फिर नहीं जाऊंगी, इससे आगे आता है ग्रुप मैचिंग, कि आप के मतलब ग्रुप्स को बैलेंस करते हो। जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप लिए, ग्रुप्स कैसे बैलेंस होते हैं, यहाँ तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली ना, कि आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक्सपेरिमेंटल में डालते गए और कंट्रोल में डालते गए। बट यहाँ ग्रुप मैचिंग में क्या होगा कि मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ ग्रुप्स आर रियली इक्वल एज पॉसिबल। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में एनोवा करोगे, उसमें आप सम्स अगर स्टेटमेंट देखोगे ना, वहां आपको पता चलेगा कि मीन्स एंड वेरियंस जिन ग्रुप की नियरली पॉसिबल है, उनके हम क्या करते हैं, ग्रुप मैचिंग। अब क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल बैलेंस करना तो इम्पॉसिबल है स्टैटिस्टिक्स में, क्या कोई भी काम आप करते हो, रिजल्ट पे पहुंचते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, तो 1% एंड 5% वहां भी एरर के चांसेस जो है एक्सेप्टेबल है। तो उस केस में क्या होता है, अगर बैलेंस बिल्कुल आइडेंटिकल इम्पॉसिबल है, तो रिसर्चर डिसाइड करता है कि हम कितना डिपार्चर जो है इक्वालिटी में टॉलरेट कर सकते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट अफेक्ट ना हो। क्लियर। तो ये मेथड एक सेम डिफिकल्टी हमारे सामने लेके आता है मैचिंग मेथड में, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल हम उसके ऊपर उनको ग्रुप मैच करते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम फिर आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन में। 3 टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एंड क्वासी। बट उससे पहले मैं, जो अभी हमने 3 बात की है, मैनिपुलेशन एंड रैंडमाइजेशन, और तीसरा जो आपको पता है कि कंट्रोल। एक चीज नोट करो, जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऊपर मैंने डिस्कस की, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में वो तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। उसमें जैसे मैनिपुलेशन में क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन लाइफ स्किल्स, राइट। तो इंडिपेंडेंट हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट या टेक्नोलॉजी, जो भी आपने टेक्नोलॉजी का पार्ट लेना है। डिपेंडेंट है मेरे पास लाइफ स्किल्स, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर ने मैनिपुलेट किया है, अगर हमारी स्टडी जो है वो एक्सपेरिमेंटर है इस केस में, तो यहाँ तीनों ही प्रेजेंट होंगे। रेंडमाइजेशन भी होगी, सिलेक्शन होगी फ्रॉम द ग्रुप्स, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, कंट्रोल करेंगे यूजिंग कंट्रोल ग्रुप। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं, तो उसमें मैनिपुलेशन तो होगी ही होगी, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट आपने देखना है, प्लस रैंडमाइजेशन और कंट्रोल में से एक होगा, राइट। इधर रैंडमाइजेशन और कंट्रोल इन क्वासी। फर्स्ट ट्रू जिसमें तीनों प्रेजेंट है, सेकेंड क्वासी जिसमें
मैनिपुलेशन तो रहेगी ही, और उसके बाद रैंडमाइजेशन और कंट्रोल में से एक। देन थर्ड आ गया आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसे बहुत पुअर या लो वीक माना जाता है। उसमें भी मैनिपुलेशन है, बट रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल दीज आर एब्सेंट। उस केस में दोनों ही यहाँ पे एब्सेंट है। आई होप कि मैंने इस चीज को क्लियर किया। जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हमने की, कोई एक स्टूडेंट आंसर दे दे या हैंड रेज कर दो फ्रॉम द स्क्रीन। ट्रू में मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल। क्वासी में मैनिपुलेशन, ईदर आर और कंट्रोल। और थर्ड में मैनिपुलेशन इज देयर बट रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल बोथ आर एब्सेंट। इज इट क्लियर? यस। तो चले अब प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पे। इसको वीक क्यों माना जाता है? जो अभी हमने बात की कि इसमें मैनिपुलेशन तो रहेगी ही, कॉज एंड इफेक्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, बट रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप आर एब्सेंट। तो रिसर्चर का बहुत कम कंट्रोल है इस रिसर्च के ऊपर। तो इसलिए जो बिगिनर्स हैं वो हम इसको यूज कर सकते हैं रिसर्च डिजाइन को क्लियर करने के लिए या सीखने के लिए। इसकी जो टाइप्स हैं, वन शॉट केस डिजाइन, वन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एंड स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। अगर नाम को ही लेके चलोगे तो आपको नाम से ही ये चीज क्लियर हो जाएगी। वन शॉट केस डिजाइन, सी वन शॉट केस डिजाइन, सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू अ ट्रीटमेंट, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस आर मेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कहाँ गया, yes, after observations are made after the implementation of that subjects to the experimental group treatment। कि जो मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया हुआ है उसमें क्या है, उसी को ट्रीटमेंट दी जा रही है। कि मैंने 20 या 25 स्टूडेंट्स लिए, उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया और उनको ट्रीटमेंट दी। मतलब जिस भी मेथड से हम लेके चल रहे हैं, हम वही लेके चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड या गेम बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो वो मेरी ट्रीटमेंट है गेम बेस्ड लर्निंग। और उसके बाद मैंने ऑब्जर्वेशन देखी अपनी ट्रीटमेंट देने के बाद। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रुप को कोई रैंडमाइजेशन, कोई सब्जेक्ट असाइन नहीं किया। ये फिगर से देखो, आपको क्लियर होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, राइट, गेम बेस्ड लर्निंग है। और उसके बाद हम स्कोर या टेस्ट, जो भी आप अचीवमेंट टेस्ट, मान लो कि मैं मैथ सिखा रही हूँ यूजिंग गेम बेस्ड लर्निंग, ठीक है, मोबाइल को यूज करके, वो मैंने उस ग्रुप को 10, 15, 20, 25, 2-3 महीने कोई टॉपिक करवाया, और उसके बाद मैंने एक अचीवमेंट टेस्ट उसके ऊपर लगाया, दैट इज पोस्ट टेस्ट, जो मेरे पास मार्क्स आए। तो इस केस में दोबारा देखो, single experimental group is exposed, observations are made after the implementation of your treatment to the subjects in the experimental group. One group, treatment and post group. Is it clear? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is there one group pre-test, post-test design. One group, that is experimental. Name is pre-test, post-test design. अब इसमें और फर्स्ट वाले में डिफरेंस देखो। There was treatment and after I had a group, मैंने उसके ऊपर ट्रीटमेंट लगाई, गेम बेस्ड लर्निंग से किया और मैंने उसके स्कोर ले लिए, राइट। इस केस में क्या है, ग्रुप वही है मेरे पास, मैंने जो भी अचीवमेंट टेस्ट बनाया हुआ, पहले मैंने वो टेस्ट दिया, उसके मार्क्स, टेस्ट स्कोर, वट जो वेरिएबल आप ले रहे हो वो लिया। उसके बाद फिर गेम बेस्ड लर्निंग से ट्रीटमेंट दी 1 मंथ 2 मंथ, और सेम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, दैट इज पोस्ट टेस्ट। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्री टेस्ट, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट एंड देन पोस्ट टेस्ट।
ये हमने स्टार्टिंग में बात की कि इसमें क्या चीज है, मैनिपुलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का, बट रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप आर एब्सेंट। तो एक ही ग्रुप चल रहा है, राइट? उसी ग्रुप को हम या ट्रीटमेंट देके पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, या प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट एंड देन पोस्ट टेस्ट। नेम से ही ये चीज क्लियर है। ये एग्जांपल अगर हम एजुकेशन के फील्ड से लेके देखो कि मान लो कोई भी ग्रुप आपने लिया, ठीक है, आपने कुछ भी उनका चेक करना है, नॉलेज चेक करनी है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला चेक करने हैं, उनकी स्किल ऑफ कंप्यूटेशन चेक कर रहे हो, स्पीड चेक कर रहे हो, तो T1 इसमें क्या है, प्री टेस्ट के लिए मेन स्कोर। उसके बाद आप ट्रीटमेंट दे रहे हो कि आप ऑडियो विजुअल एड से पढ़ा रहे हो। अब इसके बाद तो बहुत एडवांसमेंट आ गई, जैसे मैंने बोला कि गेम बेस्ड लर्निंग से, मोबाइल गेम से मैथ सिखाने की कोशिश की, तो वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के बाद उसके बाद जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, T2 आया मेरे पास स्कोर। सो T2 माइनस T1 जो गेन है वो किसके कारण आया, टू द ट्रीटमेंट, नेमली ऑडियो विजुअल मेथड, राइट? तो इसमें एक ही ग्रुप डिजाइन है, एक ही ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट लगाया, प्री टेस्ट भी है और पोस्ट टेस्ट भी है और गेन चेक किया। तो अगर मैं कोई और मेथड साथ में उसी ग्रुप के ऊपर लगा रही हूँ, सिमिलर टेस्ट, सिमिलर टॉपिक दूसरा मेथड यूज करके उसमें गेन चेक कर रही हूँ, तो ये जो दोनों मेथड्स हैं ये हम कंपेयर कर सकते हैं जब हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो उस केस में ये डिजाइन हम बिगिनर्स एज अ बिगिनर्स अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टैटिक ग्रुप। अगेन नाम से ही क्लियर होगा, स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। दो ग्रुप्स हैं जो सिलेक्ट किए, एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दी, गेम बेस्ड लर्निंग जो एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, दूसरे ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, जो ऐसे उसकी टीचिंग चल रही है, दैट इज देयर, राइट? तो पोस्ट टेस्ट जो दिए वो दोनों को दिए, पहले में T2, दूसरे में बिना कोई ट्रीटमेंट के T2। तो ये जो पोस्ट टेस्ट रिजल्ट का डिफरेंस आएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, ये हमें ये बता सकता है कि इस केस में, स्टैटिक ग्रुप डिजाइन के केस में, जो इफेक्ट है ट्रीटमेंट का वो क्या है, कि T2 फर्स्ट केस में फर्स्ट ग्रुप को जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सेकंड को दे रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगेन जो हमने पहले बात कर ली कि बिगिनर्स के लिए ठीक है, इजी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए, जैसे एमएड में मेन पर्पस ये होता है कि हम हायर लेवल की एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको गाइड कभी नहीं करवाएंगे, वो सिर्फ आपको सेंसिटाइज करवाना चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो इस डिजाइन के थ्रू। बट अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, इट इज वेरी वीक बिकॉज द रिसर्चर्स हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें पहले कोई मुझे बताएगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग थी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हेलो, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, मैनिपुलेशन थी, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल। तो क्वासी में कौन सी, पहली बात तो मैनिपुलेशन तीनों में ही है, तो क्वासी में क्या था, ईदर रैंडमाइजेशन और कंट्रोल इज एब्सेंट। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल इज नॉट मेड, जैसे अभी मैंने बोला ईदर आर और सी, बट रैंडम सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप अमंग द ग्रुप्स अवेलेबल इज मेड। कि ये जो ग्रुप्स है मेरे पास, मान लो 4 सेक्शंस हैं, तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप की इक्वलेंस के बारे में श्योरिटी नहीं है। सपोज एज अ लेमैन अगर हम रिसर्चर की बात ना करें, अगर आपको ये बोलूं कि आपको स्कूल में 6 सेक्शन उन्होंने आपको दिए कि इन 6 सेक्शन में से आप अपने स्टूडेंट्स ले सकते हो, तो हर सेक्शन में 20-20 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने क्या किया, एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल लिया रैंडमली और दूसरे को कंट्रोल, वो आपने लॉटरी सिस्टम से किया, टॉस करके किया,
जो मेथड आपने यूज किया, बट इसमें प्रॉब्लम ये आई कि ग्रुप की इक्वलेंस नहीं हुई, वो श्योर नहीं है। ग्रुप इक्वलेंस जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब हम मैच करते हैं तो किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर मैच करते हैं, तो इनिशियल इक्वलेंस ऑफ ग्रुप इज नॉट देयर। दिस इज नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड टाइम सीरीज डिजाइन। नाम क्लियर? नॉन रैंडमाइज्ड experimental and control group are selected. Here groups are selected. We are not selected the subjects and putting these in groups. Here experimental and control groups are selected without randomization. अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया कि नॉन इक्वलेंट है, नॉट इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट based on the most common design being adopted. Randomization of groups will not be possible in the existing classroom. जो भी हमारा स्ट्रक्चर्ड है, स्कूल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने सेक्शन की बात की है, तो हम ओपनली ये नहीं सिलेक्ट करते कि इस करेक्टरिस्टिक्स का बच्चा इसमें डाला, सेम करेक्टरिस्टिक्स का उसके साथ वाले ग्रुप में डाला, बट हम स्कूल सेटअप से ग्रुप्स की रैंडमाइजेशन करते हैं, देन प्री टेस्ट है, उसके बाद ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। सी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्री टेस्ट मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले टेस्ट स्कोर जो भी आपने, चाहे अचीवमेंट टेस्ट आपने कोई लिया हुआ है, एंड देन पोस्ट टेस्ट। अगर कंट्रोल ग्रुप की बात करते हो तो प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट नहीं है, एज इट इज जो चल रहा है, बट पोस्ट टेस्ट में मार्क्स वहां पे या टेस्ट स्कोर हमने वहां चेक किए। टाइम के अकॉर्डिंग मैं स्पीड से चल रही हूँ ताकि ट्राई कर रही हूँ कि जितना आपको एमएड लेवल में चाहिए वो एटलीस्ट सारा कवर हो जाए। टाइम सीरीज डिजाइन, अब आप लोग बताओगे, टाइम से क्लियर है, ठीक है, ये कब यूजफुल है? टाइम सीरीज कि अगर हमने इफेक्ट मेजर करना है किसी एक ट्रीटमेंट का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लो कि अगर मैं गेम बेस्ड लर्निंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा रही हूँ फ्रॉम 6th ऑनवर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और मुझे गेम बेस्ड लर्निंग से उनको कराना है, तो मैं ये नहीं देख सकती कि मैंने 10 दिन करवाया तो उसका रिजल्ट जो है वही आएगा, उस रिजल्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जब हम ये चाहते हैं कि हम इफेक्ट जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें, तो ये टाइम सीरीज डिजाइन जो है दैट विल बी यूजफुल। तो इसमें हम करेंगे भी क्या कि ट्रीटमेंट और मेजर, जो हमने इफेक्ट मेजर करना है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मान लो, एक सेकेंड, यहाँ देखो कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है O1, O2, O3। आप ये लेके चलो कि आप ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, O1 है मेरे पास, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मीन्स आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देन अगेन। तो इसमें कंपैरिजन कैसे होगा O1 का O2 से? सपोज करो कि आपने जनवरी में एक अपनी ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, जनवरी का कंपेयर किया आपने दिसंबर और नवंबर से, फिर अगर आप उससे पीछे चलते हो नवंबर, तो आपने उससे पिछले 2 मंथ्स का कंपेयर किया, तो इस तरह से जो आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, O2 O1 O2 O2 O3, राइट, O3 O4, तो उसी तरह ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट टेस्ट का आपका रिजल्ट देख रहे हो उसमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या गेन आया, क्या लॉस आया, एज कंपेयर्ड सपोज O1 टू O4, तो वो एक लॉन्ग टर्म आप टाइम सीरीज में आपने उसको, ये आ गया इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने जो O1 O2 से चेंजेस आए या O3 से O4 में आए, तो कंपैरेटिवली O3 O4 और O1 O2 का आया वो या सेम है या उसमें चेंजेस आए हैं, मतलब या गेन है या लॉस है, तो वो हमारा टाइम सीरीज डिजाइन बनता है। जो सिंगल ग्रुप भी हो सकता है कि हम एक ग्रुप सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर टेस्ट दिया ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एट द पीरियोडिक इंटरवल, ठीक है,
इंटरवल के बाद, बिफोर इंटरवल ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट पीरियोडिकली आप वो टेस्ट साथ में लगा रहे हो। इसी तरह अगर हमने इस केस के ऊपर रैंडमाइजेशन नहीं किया, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप लिया, तो उसमें भी आप फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक डिजाइन बनाओगे ऑफ सिंगल ग्रुप टाइम सीरीज। This is more suitable for real world natural settings than true experimental research designs, right? अब जैसे आपको इसी से क्लियर हो गया कि जैसे हम क्वासी में या टाइम सीरीज की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ये चीज मैटर करेगी जब लार्ज सैंपल है, ठीक है, बट रैंडमाइजेशन या कंट्रोल ग्रुप्स हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हमने ये बात की कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या आएगा, मैनिपुलेशन इज ऑल्सो देयर एंड रैंडमाइजेशन इज ऑल्सो देयर। बट उससे पहले, क्योंकि मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स कम लग रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से स्टूडेंट्स कोई एक, बीच में मैं गैप दे रही हूँ आपको कुछ मिनट्स का, आप कोई एक अपनी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई वेरिएबल्स को लेके एक स्टेटमेंट क्रिएट करो जो आप चाहते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी मैंने करनी है। चूज एनी वेरिएबल्स एंड मेक अ स्टेटमेंट। If you are listening, please raise your hand. Hello. There are 22 students. Anyone can raise the hand so that we can discuss that statement with others. Yes, students. बेटा अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे ना तो आई थिंक मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं लास्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तक पहुंचूं, और इतना शायद टाइम भी नहीं है हमारे पास। टेक एनी टू वेरिएबल्स जो आपने सेमेस्टर 1 में चूज किए, वहां डिस्क्रिप्टिव स्टडी के कोई वेरिएबल्स जो आपको याद हो, उनसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी सपोज आपने फ्रेम करनी है, तो आप ट्राई टू फ्रेम, जो मैं वेरिएबल्स बोल रही हूँ आप उनको भी ले सकते हो। नो रिस्पॉन्स। चलो मैं फिर ये लास्ट लेके, उसके बाद लास्ट वाला हमें छोड़ना पड़ेगा। देन टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, राइट। पहला आ गया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। तो जब तक आप कोई स्टेटमेंट खुद फ्रेम नहीं करोगे, मैं वेरिएबल्स मैं आपको दे देती हूँ। टेक द वेरिएबल्स जो मैंने अभी बात की, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ले लो या यूज ऑफ मोबाइल्स ले लो, वो आपका टीचिंग मेथड है, और उसके बाद आपने उसका इफेक्ट देखना है ऑन द लर्निंग। वो लर्निंग आप स्पीच भी ले सकते हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड भी ले सकते हो, एंड देन आप मैथ या साइंस का भी कोई नंबर, क्योंकि मिक्स स्टूडेंट्स होंगे, तो आप वो भी अपनी तरफ से कोई ऑप्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स बेटा गिव अ ट्राई। मैम ने आपको भी एग्जांपल्स भी बता दी, एटलीस्ट मेक अ ट्राई। हेलो हाँ जी बेटे, बोलो बोलो। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। नहीं,
हम डिस्क्रिप्टिव की नहीं बात कर रहे, ये तो डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, यहाँ आप सर्वे कर रहे हो कि आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स। हम ये ले रहे ओके हैं कि हमने हमने ट्रीटमेंट देनी है, कि मान लो आप स्मार्ट बोर्ड कह रहे हो, ठीक है, आप रूरल एरिया में जा रहे हो, रूरल एरिया में आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है कि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको स्मार्ट बोर्ड से या एक्टिविटी के थ्रू करवाते हैं, राइट, तब उनका जो रिजल्ट है वो कितना उनमें गेन आ रहा है। कि अगर आप अर्बन स्कूल के साथ कंपेयर कर रहे हो, यहाँ स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है, जैसे तो हम आप कई बार अपनी होता है कि ऑनलाइन क्लास, जैसे हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, एक होता है कि खुद करके सीखना, और एक होता है कि हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया कि उसका ऊपर बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट, कितना उन्होंने सीखा। हम्म, तो आप कि इसको, जैसे हाँ चलो चलो ठीक है, यही लेते हैं। आप इसको, आप सोचो कि आप इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर हम करंट फिनोमिना की बात करते हैं ना, कोविड के बाद बहुत सी स्टडीज ऐसी आई जिसमें कि ये चेक किया गया कि ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग जो है, इनका कंपैरिजन किया गया, ठीक है, या बच्चों के बिहेवियर के ऊपर या लाइफ स्किल के ऊपर, या फिर ऑनलाइन टीचिंग एक पर्टिकुलर क्लास तक जो स्टूडेंट्स थे, छोटे बच्चों को उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जो रिसर्च कहती है। जो आपके पास एक्सपोजर आया कि आपने यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा। अब जिस वेरिएबल की आप बात कर रहे हो, आप इसको एज एन एक्सपेरिमेंट कैसे करना चाहते हो, फिर हम उसका फ्रेम करेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आपको इजी लगता है फ्रेम करना। बेटा आप मेथड कौन सा यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू पढ़ा के रिजल्ट देखना है? नहीं मैम, ऑनलाइन नहीं, और ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, that is the most effective I think according to my point of view मैम। नहीं, वो बिल्कुल सही है कि आप उनसे फेस टू फेस जाके आप उनकी इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वो हमारी फिर आज के टॉपिक का पार्ट नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं ना बनेगा। जैसे देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि द स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट इन साइंस इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है ना, या एकेडमिक अचीवमेंट इन साइंस इन रिलेशन टू जिन स्कूल में स्मार्ट बोर्ड जहां पे यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो फिनोमिना चल रहा है, उसको मैं वहां जाके स्टडी कर लूंगी कि वो फिनोमिना है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैंने सिर्फ रिजल्ट रिकॉर्ड किए कि वहां स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो उन स्कूल में रिजल्ट ऐसा आ रहा है, जिन स्कूल में नहीं पढ़ा रहे उनमें ऐसा आ रहा है, या बॉयज के ऊपर इसका रिजल्ट ये है, उसके ऊपर ये, वो तो ऑलरेडी हो चुका या हो रहा है। हमने लेनी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो आप इसको ऑनलाइन टीचिंग को एक्सपेरिमेंटल में कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो? मैम अगर हम इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड करके कह सकें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग पीपीटीज यूज कर रहे हैं या हम लोग प्रेजेंटेशंस का मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है बच्चों के ऊपर ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? बच्चा कितना क्रिएटिव हो रहा है, कितना डिजिटलाइज हो रहा है उस चीज में। ये, तो कैसे डिजाइन बनाओगे, क्या उसमें पहले स्टूडेंट्स इकट्ठे करोगे, सपोज आपने 2 ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, अब वो 2 ग्रुप्स आपने चूज करने हैं, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे चूज करोगे या एज के बेस के ऊपर चूज करोगे? मैम हम बच्चों का बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। सो उसके हाँ बेसिस देख सकते हैं कि कौन से बच्चे टेक्नोलॉजी के यूज से ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं या ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। हाँ, देखो उस केस में क्या होगा कि हमें उन बच्चों को टेक्नोलॉजी से एक्सपोज करना पड़ेगा, जो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, यस ठीक है, मैम। बट इस स्टडी में ये कितनी लंबी स्टडी जा सकती है? टेक्नोलॉजी का यूज आ गया, उससे पहले बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप उसमें प्री टेस्ट नहीं लगा सकते उस केस में, हाँ जी मैम। ठीक है ना। तो अब आप जब ये सारे डिजाइन दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कौन सा फ्रेमवर्क लेना है, ये बहुत लंबा जाएगा। हम जब जनरली बात करते हैं हमारे इस लेवल के ऊपर, लर्निंग लेवल जो आपका एमएड का है, हम वो स्टडी, जैसे मान लो स्पेशल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, कि स्पेशल स्टूडेंट्स को अगर आपने सिखाना है, आप स्पेशल स्टूडेंट्स लेने गए,
आपको नॉर्मल स्कूल में तो बच्चे मिल रहे हैं कि ये हाई IQ वाला है, इसमें एक्सपेरिमेंटल में, कंट्रोल में ये लो वाला, ये एवरेज वाला, या सेम करेक्टरिस्टिक्स की 15 से 20 की एज वाला बच्चा एक्सपेरिमेंटल में है, 15 से 20 वाला दूसरे कंट्रोल ग्रुप में भी है। तो आपने एक करेक्टरिस्टिक्स बना ली, जैसे आपने बैकग्राउंड बोल दी कि वो बच्चे जिनको अर्बन स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड वगैरह की फैसिलिटीज मिली हुई हैं, तो आपने एक करेक्टरिस्टिक्स ले ली उन बच्चों की। क्लियर? बट हो क्या रहा है, जब आप ये वाली बात कर रहे हो कि हमने उनको टेक्नोलॉजी से एक्सपोज करना है, तो उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैं ये सपोज आपने ये देखना है कि जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट का जो रेट है उस कारण ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या उसके पीछे कोई और रीजन है। तो अब उस फील्ड में जो रिसर्चर है, क्या वो ये करेगा कि या सिगरेट की स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं कि उससे लंग्स में इफेक्ट होता है, क्या एक्सपेरिमेंटर ये करेगा कि लोगों को ड्रिंक करवा के बोले कि गाड़ी चलाओ, 20-25 लोगों को, 50 लोगों को, और फिर वो उसका रिजल्ट देखे कि एक्सीडेंट ज्यादा कितनी परसेंटेज है, या फिर हम बोलें कि डेली इतने सिगरेट स्मोक करो? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस स्टडी को हम एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हमारा डाटा है, हम उसके बेस पे हमारी स्टडी का डिजाइन अलग हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटर में, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इसमें हम टेक्नोलॉजी या सोशल नेटवर्किंग साइट जो भी आप लेना चाहते हो, इसमें हम ये जरूर ले सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनको एक्सपेरिमेंट ग्रुप में डाल दिया, और जो सोशल साइट्स नहीं यूज कर रहे वो अगर हमारे कंट्रोल ग्रुप में है। अब इसमें भी देखो, जो दो ग्रुप हैं वो मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें करेक्टरिस्टिक्स अगर कॉमन चाहिए, तो हमें इन चारों में से जो हमने टाइप्स की हैं, हमें देखना पड़ेगा कि मैनिपुलेट तो हमने करने ही है, वेरिएबल्स तो दो रखने, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, पर उस केस में मुझे किस चीज को, जो ग्रुप्स हैं उसको किस तरह से लेके आना है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट वाला हम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें हमने एक क्वेश्चनेयर या टेस्ट लगा के पहले ये देख लिया कि उनका एवरेज टाइम क्या है यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट। उसके बाद हमने फिर मान लो उनकी कोई लाइफ स्किल टेस्ट की, सपोज कम्युनिकेशन स्किल, राइट, तब हम उस केस में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। पर वहां भी हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। हम स्टूडेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट दिन में 11-11, 12-12 घंटे यूज करता है, वो उसी तरह से यूज करता रहे और हम उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा मैटर अब क्या कर रहा है, मैचिंग। जब हमने ग्रुप बनाने हैं, उनका सेम करेक्टरिस्टिक्स रखनी है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हमारा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको सामने रख के, वो अगर एज है मेरे पास, या मेरे पास जेंडर है कि मैंने सेक्स देखना है, एज देखना है, तो उनको मैं एज एक्सपेरिमेंटर चेंज नहीं कर सकती कि बॉयज सोशल नेटवर्किंग साइट ज्यादा यूज कर रहे हैं या गर्ल्स यूज कर रही हैं। बट मैं ये देख सकती हूँ कि मुझे इसमें इंक्लूड करना है, कि मुझे इसमें बॉयज इंक्लूड नहीं करनी है, मुझे गर्ल्स इंक्लूड करनी है, मुझे 15 से 25 साल वाले जो इंडिविजुअल है वो इंक्लूड करने हैं। तो वो मैंने एक इंडिपेंडेंट अपना ट्रीटमेंट वेरिएबल लेके उसके बेस के ऊपर फिर मैंने ग्रुप बनाया। क्लियर? तो यस इस मैम। केस मतलब कोई भी, अगर आप बाद में भी चाहते हो ना कि आपके माइंड में क्या आता है, कि आप कोई एक स्टेटमेंट बना के मुझे सेंड कर सकते हो, फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि किस बेस के ऊपर आप अपना वो टॉपिक रखना चाहते हो, ठीक है। ट्राई करना कि आप अपने टीचिंग मेथड्स जो यूज कर रहे हो, अगर ऑनलाइन टीचिंग का भी कह रहे हो तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में भी। बट आपको करेक्टरिस्टिक्स दोनों ग्रुप की मैच करनी पड़ेगी, कि एक को स्कूल वाले जैसे पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, आप उतना ही सिलेबस, उतना ही करिकुलम आपने कंप्लीट करना है। आप खुद वहां पे ऑब्जर्व करके बच्चे को ऑनलाइन वहां पे, उनको मान लो यूट्यूब वैसे वो टॉपिक निकाल के दे दिया, तो उस केस में आप उस स्टडी को एक्सपेरिमेंटल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि आपने 100 या 200 या 600 का डाटा लेना है। आप 15 से 20 तक भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फिर आप वो डिजाइन फ्रेम करोगे कि हाँ, जो बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं, ठीक है, अब देखो जो यूट्यूब से सीख रहे हैं उनमें फिर प्रॉब्लम आएगी, काफी वेरिएबल होंगे जो इंटरवीन करेंगे, एक्सट्रीनियस भी होंगे, ठीक है, यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन भी होगी। तो वो स्टडी जो बहुत सिंसियर बच्चा होगा वो उसको इग्नोर करेगा,
कुछ में वो वेरिएबल इंटरवीन कर जाएंगे, और आपकी जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आना चाहिए था कि हाँ ये बच्चा यूट्यूब से सीख रहा है, वो एक्चुअली क्या हुआ, उसका रिजल्ट जो गेन नहीं हुआ, उसने उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर दिया, अगर वो वेरिएबल ज्यादा कंट्रोल नहीं हुए। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में चेंज करना है तो उसका क्या हो सकता है कि आपने यूट्यूब का लिंक नहीं दिया, आपने क्या किया, जो अपना ई कंटेंट खुद डेवलप किया है, कि मैंने एक वीडियो बनाई उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, और मैंने बच्चे को बोला एक बार देखो, 2 बार देखो, उसके बाद वो ट्रीटमेंट उसको यूज की। चाहे उसमें आप प्री टेस्ट लगा रहे हो, पोस्ट टेस्ट वाला कर रहे हो, ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन कर रहे हो, तो वो आप उस स्टडी को फिर एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट कर सकते हो। Is it clear? I Yes, think हाँ मैम, अगर हम चाहेंगे तो दोबारा भी आई थिंक बच्चों को अगर कोई डाउट होगा तो हम अरेंज कर लेंगे, और अभी मुझे लगता है कि आपका ज्यादा टाइम मैंने ले लिया है। है रमन मैम, है या? यस मैम, यस मैम। हाँ जी। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बेटा। मैम अगर हमें एजुकेशन पॉलिसी को रिसर्च के बेसिस पे लेना हो तो उसमें हम हाँ बेटा, उसमें देखो एक्सपेरिमेंटल नहीं लोगे ना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ मान लो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सपोज विमेन एजुकेशन देखनी है, तो वो फिर आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं बनेगा ना। वो जो करंट फिनोमिना चल रहा है, आप ये स्टडी कर सकते हो, सॉरी, रेलिवेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, या रेलिवेंस ऑफ विमेन एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रेलिवेंस ऑफ सपोज अब जैसे वोकेशनल एजुकेशन दोबारा आ गई, या रेलिवेंस ऑफ गांधीयन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आप उस चीज को स्टडी कर सकते हो जो आपकी फिलोसफिकल लाइब्रेरी वाली स्टडी हो सकती है, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी आप उसके बेसिस के ऊपर कर सकते हो, उसमें मैम एक्सपेरिमेंट। मेरा भी मतलब मैम यही है कि मैं भी इसी के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ एनईपी 2020 पे, कि एटीट्यूड ऑफ स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाँ वेरी गुड, हाँ ये कर सकते हो, बट अगेन वही कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन नहीं है। आप उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सारी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप किस चीज को ले रहे हो, वो सारी पॉलिसी आप स्टडी नहीं कर सकते एमएड में, है ना। तो आप आगे देखो कि आप उसके अंदर अगर सिर्फ आप एटीट्यूड देख रहे हो, हाँ एटीट्यूड जी। टीचर का या प्रिंसिपल का, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स पॉलिसी कहाँ पढ़ती है, ठीक है हाँ ना, जी, उनको टीचर का ही स्टूडेंट्स सिर्फ को पता है। हाँ, तो टीचर का टीचर ही का है। फिर उसको अंदर आप डीलिमिट कर सकते हो। आप उस केस में अपना रिसर्च डिजाइन ऐसा बना सकते हो कि आपने जो डीलिमिटेशन की है वो क्या है, कि आप जो एटीट्यूड वाला टेस्ट या क्वेश्चनियर आप प्रिपेयर करोगे डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है ना, तो वो जो क्वेश्चनियर होगा वो आपका किस तरह का बनेगा, उसमें आप क्या क्या क्वेश्चन पुट करोगे, ओके, तो वो आपको एक्चुअली मैंने स्टैंडर्डाइज अपने करना पड़ेगा एटीट्यूड स्केल। मैंने मैम वैसे टूल बना तो लिए हैं, वेरी गुड। 20 बनाए हैं अभी। अच्छा 20 क्वेश्चंस बने हैं। यस मैम, मतलब गुड। फाइंड आउट तो बहुत ज्यादा किए थे लेकिन नहीं, मेन मैंने हाँ 20 लिए हाँ, हैं वो जब जिसके ऊपर भी मैं। स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में आते हो ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन में फिर जो रह जाते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बाद, वही आपका एक्चुअल एटीट्यूड स्केल बन जाएगा, जो भी आपका है 5 पॉइंट है या यस नो वाला है। हाँ जी, एग्री है, मतलब स्ट्रॉन्ग एग्री एग्री। हाँ लिकर्ट स्केल पे, राइट, ठीक है बेटा। रमन मैम, आई होप कि अब कोई डाउट है नहीं स्टूडेंट्स के तो इनको टाइम देते हैं थोड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो बहुत मुश्किल भी है एक में ही करना, जब तक प्रैक्टिकली ये एग्जांपल्स खुद नहीं करेंगे डिफरेंट। ये हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਵਰਕ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ हाँ, ਜ਼ਿਆਦਾतर ਨਾ। डिप्टी पे ਬਹੁਤ रहते हैं, rare- ਹਾਂਜੀ, बहुत रेयर और कोई। मोस्टली गाइड भी प्रेफर करते हैं कि जो कर सकता है उसी से एक्सपेरिमेंटल करवाएं अदरवाइज नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी।
क्योंकि ठीक है। स्कूल में मैम टाइम मिलता ही नहीं है, बच्चों को डाटा ही नहीं देंगे इतने हाँ एक्सपेरिमेंट जी के हाँ जी लिए। मैम, प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਹੈ क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ने अपनियां बट नहीं ठीक है, इनको सेंसिटाइज होना जरूरी है कि होती यस क्या मैम, रिसर्च, ਕਿਉਂਕਿ क्योंकि ਆਈਡੀਆ हायर ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ लेवल ਕਿ पे ਕਿਸ तो ਤਰ੍ਹਾਂ करेंगे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟਸ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹ ਕਿ ਯਸ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਨ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल सर, वही तभी मैंने बोला ना कि हाँ, अल्कोहल ड्रिंकिंग का डाटा लेना है कि अल्कोहल ड्रिंक करा के उनको गाड़ियां पकड़ा देनी है, इनका डिफरेंस तभी क्लियर होगा। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਨ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। सर उनकी भी गलती नहीं है, अब एक सेमेस्टर में टाइम ही इतना है कि हम भी उतना ही करवा पाते हैं कि जितना टू बी वेरी फ्रैंक एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए मार्क्स लेके आ जाए, सीख तो लेंगे ये। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ next ਕਰਾਂ। हाँ जी सर, वो सोलोमन था पर आई डोंट थिंक कि मुझे करवाना चाहिए, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट के नाम से ही डर जाएंगे। ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਬੇਟਾ No. ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ। नहीं सर, एटलीस्ट एक बार ये पहले ट्राई करें, है ना, टॉपिक सर्च करके, फिर आज के लेक्चर को ये पीछे जाके रिलेट कर पाएंगे। जी 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 जी, हम्म। ठीक है, आई होप कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, so Thank you. So of thank you sir, thank you for providing this opportunity. जी, on behalf of management, principals, students, research Thank cell, you, ma'am. I2AC of GHG Khalsa College of Education, Guru Sir Sudhar, I would like to express our sincere gratitude for your effective presentation to our student. Thanks a lot, ma'am, for amazing lecture. Our students really enjoyed it. Thank you so much for sharing your experience with us during this value-added course on Zoom platform. Your insightful presentation and engaging discussion greatly enriched our understanding of these research designs. Your lecture was really interesting, informative, and valuable. We appreciate your time and efforts in joining us online and contributing to our learning experience. Thank you again, ma'am. Thank you so much. Thank you sir, thank you so much. Thank you Sure. students. ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you. Thank you.